एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो मैं रिचा आपका फिर से रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और कल एक दो दिन से हम थोड़ा थोड़ा हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब चल रहा था, इस वजह से हम ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। बट आज हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री की क्लास लेकर आ गए हैं और हम आपसे ये है कि हमारी क्लासेस जो है आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और जैसा कि आपको पता है कि कल आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा। उसमें मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री जो आई है वो आपका हिस्ट्री का जो एक पेपर सेट मैंने डी सेट देखा है, उसमें जो है आपका ये एंशियंट हिस्ट्री ही पूछी गई है। और आपका मिडीवल और मॉडर्न तो आपकी पूछी नहीं गई है, या आप आ गए होंगे तो एक दो क्वेश्चन आए होंगे। बट हमने जो अपना एंशियंट का किया है कि उत्तर वैदिक में क्या हो रहा था और आपका जो है ऋग वैदिक में क्या चल रहा था, तो उसमें यही पूछा गया था कि कब कृषि शुरू की गई, कब जमींदारी आई, ये सब करके कब शहरीकरण हुआ, ये सब करके क्वेश्चन आया था। तो आपको पता होगा कि हमने जो आपको पढ़ाया था, अगर आपने उसमें से देखा होगा तो वो क्वेश्चन आपके लिए सही बिल्कुल हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा। बस हमने कहा ना कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जो आपके 10-12 बुक्स का या अलग अलग जगहों का कंपाइलेशन है। ये आपको एक बुक पढ़ के कभी नहीं मिलेगा। और चलिए, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ, आई होप आपका अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। बट नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का 1 डे एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप इनसे पढ़ते रहिए। उसके अलावा आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं, आपको उनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ में जो आपका यूपीएससी नेक्स्ट ईयर 2021 है, हमारा टारगेट है वो, ठीक है। तो यूपीएससी 2021 जो हमारा है वो हमारा टारगेट है। तब तक हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, हमें अपनी सारी चीज़ों को कवर अप करना है। आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी। धीरे धीरे करके हम अपने आप फ्लो में आ जाएंगे। सो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा और लोग को भी शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको हमारी वीडियो जैसे अपलोड होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। सो हमारा बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको हमारे वीडियो से बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। आपको इसके अलावा भी अगर पढ़ना हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। बट हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमारा मोटो है यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है। अगर आप चाहे आप आईएएस के लिए प्रिपेयर करें, आप पीसीएस के लिए करें, आप आईआरएस के लिए करें, कुछ भी करें, लेकिन रास्ता आपका एक ही है, मंजिल आपकी यूपीएससी ही है। तो बस हम इसी बातों के साथ अब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री को लेते हुए। और एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोचिए कि एक पॉइंट आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या पूछ लिया जाएगा, सिंक्रोनाइज करने का तो आपका यूपीएससी में पूरा ट्रेंड है कि आपको सिंक्रोनाइज ही करना है। इसलिए आपको, जो मैंने उस दिन भी आपको सिंक्रोनाइज करवाया था, एक ऑर्डर बताया था, उन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो मौर्य साम्राज्य में मैंने आपको बताया था कि अशोक है, अशोक के बाद कुणाल है, कुणाल के बाद दशरथ है, उसके बाद संप्रति हैं, फिर शालीशुक है, फिर शालीशुक के बाद बृहदत्त। तो ठीक है, हमने आपको उतना चीज़ें बताई थी और आपसे कहा था कि जो भी चीज़ें छूट गई हैं थोड़ी बहुत, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे पुष्यमित्र, शुंग और आपका बृहदत्त देखेंगे कि बृहदत्त के साथ आगे क्या हुआ। यहाँ पे हम ये देखेंगे अब कि जो अंतिम शासक आपका था वो बृहदत्त था, ठीक है। बृहदत्त की हत्या कर दी गई और उसकी हत्या किसने की? उसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। आप हर पॉइंट पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। ये आपका 1 डे एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहदत्त की हत्या किसने की, ठीक है, या पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की। तो ये क्वेश्चन सारी चीज़ें माइंड में बिठाइए। और हाँ, वीडियो देखते टाइम पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठे। खाली हाथ बैठेंगे, माइंड में आपके जाएगा, आपको लगेगा सब कुछ आ गया, बट वो कुछ ही देर में आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। तो चलिए, बस इन्हीं बातों के साथ कंटिन्यू करते हुए
कि पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी से लेकर 175 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की। ये भी आपके लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 184 बीसी से लेकर 175 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो कौन से धर्म का था? तो पुष्यमित्र शुंग था आपका ब्राह्मण धर्म का। ठीक है, ये ब्राह्मण धर्म का था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जो सांची का स्तूप है, ठीक है, कहते सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था अशोक ने, है ना। अशोक ने इसका जो है निर्माण करवाया, अशोक ने इसका बनवाया था, पर उसकी जो वेदिका थी, ठीक है, जो इसकी वेदिका थी सांची के स्तूप की, वो बनवाई पुष्यमित्र शुंग ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, पर उसकी जो वेदिका थी वो किसने बनवाई? वेदिका बनवाने वाला था पुष्यमित्र शुंग ने। मैं आपको बता रही हूँ, अपनी आंखें खोल के, अपने कान खोल के रखिए, एक एक पॉइंट आपके लिए कभी भी पूछा जा सकता है। तो एक अब आपके लिए, जैसे मैंने आपको मौर्य साम्राज्य लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी आगे भी आपके लिए, कि अशोक और दशरथ, ठीक है, अशोक और जो दशरथ थे मौर्य साम्राज्य के, इन्होंने आजीविकाओं के लिए, ठीक है, मतलब आजीविका माने कि अपना अर्निंग के लिए कौन सी गुफाएं बनवाई थी? इन्होंने अपनी आजीविकाओं के लिए कौन सी गुफाएं बनवाई थी? तो इसकी जो गुफाएं हैं वो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक है आपका कर्णचापर की गुफा, दूसरा है सुदामा की गुफा, तीसरा है लोमस ऋषि की गुफा, और चौथा है बराबर की गुफा। ठीक है, आपको ये 4 गुफाएं हैं, कर्णचापर, सुदामा, लोमस ऋषि और बराबर। ठीक है, ये आपकी 4 गुफाएं हैं जिसको अशोक और दशरथ ने आजीविकाओं के लिए बनवाया था। और ये जो है सारी आपकी गुफाएं, इनका जो निर्माण कराया था वो कहाँ कराया था? बराबर की पहाड़ी। ठीक है, बराबर एक नाम था पहाड़ी का, तो ये बराबर की जो पहाड़ी है इस पे इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। देखिए, बराबर की पहाड़ी पे ही बराबर की गुफा भी बनवाई गई है। तो ये जो 4 गुफाएं हैं इनकी, ये बराबर की पहाड़ी पर हैं, और अशोक और दशरथ ने आजीविकाओं के लिए ये गुफाएं बनवाई थी। अब इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट वंश लेके चलेंगे, जो कि है आपका कर्ण वंश। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं आपके, क्योंकि आप इनको नोट डाउन कर लेंगे शॉर्ट में, तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, जब आपको बहुत कम टाइम बचता है, तब आप इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसके आगे हम देखेंगे कर्णवंश। हम अब यहाँ पे कर्णवंश को कवर करेंगे। तो कर्णवंश का जो समय है वो 75 बीसी से लेके 30 बीसी तक है। ठीक है, 30 बीसी तक जो है आपका 75 बीसी से कर्णवंश चलता है। अब हम कर्णवंश के बारे में और जानकारी लेते हैं कि पुष्यमित्र का अंतिम शासक, जो पुष्यमित्र था उसका जो अंतिम शासक था, पुष्यमित्र का जो अंतिम शासक था वो था वसुदेव। ठीक है, जो वसुदेव था उसी ने कर्णवंश की नींव रखी थी। ठीक है, पुष्यमित्र का जो अंतिम शासक था वो वसुदेव, जिसका नाम था, उसी ने कर्णवंश की नींव रखी थी, कर्णवंश की नींव को उसने डाला था। उसके बाद देखते हैं कि मुगल सत्ता है, जो मुगल सत्ता था उसका जो वास्तविक अधिकारी था वो था वसुदेव का। मुगल जो सत्ता था उसका वास्तविक जो अधिकारी, कहते हैं ना कि कर्णवंश ने ही उसकी नींव डाली, तो जो वास्तविक अधिकारी था वो था आपका वसुदेव। उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में, मौर्य के उत्तर काल में जो हमारे वो थे शासक, वो थे आंध्र सातवाहन वंश। मौर्योत्तर काल में आंध्र सातवाहन वंश थे, और उसके पहले जो मुगल सत्ता का वास्तविक
अधिकारी था वो था वसुदेव। उसके बाद हम देखेंगे, ये भी आपका पूछा जा सकता है कि मौर्योत्तर काल में आपका कौन शासक कौन था। तो आंध्र सातवाहन वंश था, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश। उसके बाद चेदी वंश। चेदी वंश का कलिंग में जो शासक था, चेदी वंश का उस समय जो कलिंग में शासक था वो था आपका खारबेल, ठीक है, खारबेल था चेदी वंश का कलिंग में शासक। उसके बाद इन सब का पता कहाँ से चलता है, तो इन सब का पता चलता है आपका हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से इन सब के बारे में हमको पता चलता है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, मौर्योत्तर काल में कौन था, आंध्र सातवाहन वंश। उसके बाद चेदी वंश का कलिंग में शासक था खारबेल। ये सब नोट करते जाइएगा, मौर्योत्तर काल में आंध्र सातवाहन वंश, चेदी वंश का कलिंग में खारबेल। और इनका पता कहाँ से चलता है, इनका पता चलता है हाथी गुफा अभिलेख से। मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट करके बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता नहीं है कि वो क्या पॉइंट उठाएगा। हो सकता है पूछ ले मौर्योत्तर काल में कौन सा वंश था, पूछ ले चेदी वंश का कलिंग में शासक कौन था, इसलिए इसके बाद में ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद भी भारत में विदेशी आक्रमण हुआ, ठीक है, भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। और विदेशी आक्रमण जब हुआ तब उसके बाद देखिए धीरे धीरे कहते हैं ना, विदेशी आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे विदेश के लोग भी आने लगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कब आया और क्या सीक्वेंस रहा है इनका। तो इनका जो सीक्वेंस रहा है, सबसे पहले आए आर्य, ठीक है, सबसे पहले आगमन हुआ आर्य का। उसके बाद आए ईरानी, ईरानी के बाद आए यूनानी, यूनानी के बाद आए इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक जो थे ये आपके यवन शासक थे, ठीक है। देखिए मैं जो अभी आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये चीज़ें मैं आपको अभी जो मेन क्रस्ट होता है ये आपका मास्टर वीडियो समझ लीजिए, आपको ये मास्टर वीडियो चल रहा है जो कि कोर है आपका। उसके बाद हम डिटेल्ड में इन सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो अभी आप इन सारी चीज़ों को करते जाइए। मेन देखिए अभी मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन अभी जो है ये मेन क्रस्ट है आपका। और आप कुछ करिए ना करिए, ये तो आप इसको पढ़ के जाना ही है। तो हमने देखा आर्य आए, आर्य के बाद ईरानी आए, ईरानी के बाद यूनानी आए, यूनानी के बाद इंडो ग्रीक आए, इंडो ग्रीक जो थे आपके यवन शासक थे। और उसके बाद आया मिरांडर, मिरांडर का नाम इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। यह जो मिरांडर है आपका, जो मिरांडर है, मिरांडर का आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। अभी हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मिरांडर का क्या है कि मिरांडर जो था वो किस धर्म से प्रभावित था, ये था आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है। मिरांडर आपका बौद्ध धर्म से प्रभावित था। मैं फिर से कहती हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मिरांडर किस धर्म से प्रभावित था, बौद्ध धर्म। मैंने देखिए हम लोग क्या होता है, जीके बहुत हमारा वास्ट है, ठीक है। जीके की कोई आप लिमिट, जनरल स्टडीज़ के आप कोई लिमिट नहीं लगा सकते, चाहे आपका हिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी हो, आपका पॉलिटी हो, आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, आप उसका एक लिमिट नहीं लगा सकते। इसीलिए जब आपको ये आगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अरे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता, सपोज दैट आपसे पूछ लिया गया मिरांडर किस धर्म से प्रभावित था, अब आप यही कहेंगे अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ा नहीं, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। होने वाले एनटीपीसी में आपका 3 दिसंबर में आपका एनटीपीसी है, अभी आपका लगभग 3 महीने का जो समय है, 2.5-3 महीने का, उसमें मैं आपको ये पूरा मास्टर वीडियो ख़त्म कर दूंगी ताकि आप इसको एक बार जाने से पहले अपने माइंड में बैठा लें। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं आपके लिए आज या कल से एक स्पेशल क्लास हिस्ट्री के साथ ये भी स्टार्ट करूंगी, जिसमें आपको हिस्ट्री की, जैसे सपोज दैट मैंने आपको पढ़ाया हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा से बनने वाले आपका यूपीएससी, हड़प्पा से बनने वाला आपका रेलवे, हड़प्पा से बनने वाला आपका एसएससी, और उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम है
उससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन बनता है, सपोज 15 क्वेश्चन का सेट या 20 क्वेश्चन का सेट, वो मैं आपको यहाँ पे करवाती रहूँगी रेगुलर। आप टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चंस को भी करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में भी कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आपके उससे कवर हो जाएंगे। बाकी तो हम आपका जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे तो कवर होगा ही होगा। ठीक है, बस चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम इसके आगे देखते हैं। मिरांडर जो था बौद्ध धर्म से प्रभावित था। उसके बाद मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो एक किताब है आपकी। मिलिंद पन्हो में आपके किसके बारे में, नागसेन तथा मिलिंद। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन ये भी बन सकता है मिलिंद पन्हो में आपको किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको मिलती है नागसेन के बारे में और मिलिंद के बारे में। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये कर्ण वंश के बारे में कोर इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं आएगा, क्योंकि आपकी कई सारी बुकों से लेके इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ छूट रहा है, तो जब मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊँगी तो आपका वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बस हमें अपना ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे क्लासेस लेके आते रहें, आपके साथ बने रहें। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चल के आपका शक वंश को कवर करेंगे। तो चलिए अभी इसके आगे हम बढ़ेंगे शक वंश। ठीक है, शक वंश हम देखेंगे। शक वंश में रुद्र दमन के बारे में देखेंगे। ठीक है, शक वंश में हम रुद्र दमन के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने किया कर्ण वंश। अब रुद्र दामन के बारे में जो हम देखेंगे यहाँ पे, तो रुद्र दामन में ये इनका जो हमको पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है इनके बारे में, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, इनके बारे में हमें पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। इसके बाद कहते हैं कि ये जो शक थे ये कई बार भारत आए। ठीक है, ये कई बार भारत आए, 5 बार क्षत्रप, ठीक है, और पश्चिमी क्षत्रप में। ठीक है, 5 बार क्षत्रप में और पश्चिमी क्षत्रप में। और कहते हैं कि जब ईरानी आक्रमण हुआ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले आर्य आए, फिर ईरानी आए, फिर यूनानी आए, उसी में जब ईरानी आए थे, तो जब ईरानी ने आक्रमण किया था यहाँ पर भारत में, तो इससे क्या हुआ, क्षत्रप का विकास हुआ। जैसे क्या हुआ, कभी कोई अटैक करता है, वो हमको कैप्चर करता है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करता है, डेवलप भी करता है, चाहे वो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन डेवलपमेंट होता है। जैसे भारत में भी अंग्रेज आए थे तो रेल आई, ट्रेन को उन्होंने किया जहाँ पे चारबाग में बना है, या इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई भी। तो उसी तरह से जब ईरानी आक्रमण हुआ, तो ईरानी आक्रमण से क्षत्रप का हुआ विकास। और ये सब रुद्र दमन के बारे में आपको मिलेगा जूनागढ़ अभिलेख, आप जब पढ़ेंगे तब उसमें। अब हम आगे देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख में और क्या क्या पता चलता है। यहाँ आपको सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद ये जो है चंद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, ये जो सुदर्शन झील है आपकी, इसके बारे में ये जो है पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। तो ये बनवाया आपका चंद्रगुप्त ने। उसके बाद अशोक रुद्रदामन और जो स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार मीन्स कहते हैं ना, किसी चीज़ का उद्धार करना है, किसी चीज़ को पूरा अच्छे से समाप्त करना। तो इसका जो उद्धार था वो इन तीनों लोग ने कराया, अशोक, रुद्रदामन और आपका स्कंदगुप्त ने। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पल्हो शासक। शक वंश हमने इसके पहले देख लिया आपका कर्ण वंश, उसके बाद हमने देख लिया शक वंश। अब हम देखेंगे पल्हो शासक। पल्हो शासक के बारे में अब हम देखेंगे कि ये क्या क्या है। तो पल्हो शासक के बारे में हम ये देखते हैं कि जो इसमें 2 लोग के बारे में हम देखेंगे। एक है आपका सिरकप, ठीक है, सिरकप है, और दूसरा है आपका ये कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। तो यहाँ कुषाण शासक कनिष्क के बारे में हम देखते हैं क्या क्या हुआ था। यहाँ जो सबसे शुद्ध सिक्के थे वो किसने चलाए, आपके कुषाण ने। कुषाण ने आपके सबसे शुद्ध सिक्के चलाए थे। लेकिन इसमें पता चलता है कि जो हिंद यमन थे, कुषाण के पहले जो आपके हिंद यमन थे, हिंद यमन ने आपके स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे कुषाण में और क्या क्या हुआ। कुषाण शासक जो आपका शासन में, कुषाण में आपका जो गांधार है, गांधार और आपका ये जो मथुरा शैली का विकास हुआ, मथुरा शैली का यहाँ पे विकास हुआ। कुषाण समय में भारत का विस्तार हुआ। ठीक है, कुषाण समय में आपका भारत का हुआ विस्तार। कहते हैं ना कि यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शुद्ध सिक्के चलाए कुषाण ने, उसके बाद हिंद यमन में स्वर्ण सिक्के चलाए थे, उसके बाद यहाँ कुषाण में जो है आपका गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कुषाण समय में भारत का विस्तार हुआ और कहते हैं कि इस समय पर रशिया, मध्य एशिया और जो चाइना है वो सब कुछ जो हमारा था वो भारत में ही था। ठीक है, भारत में था, मध्य एशिया भी आपका और चाइना आदि सब आपका भारत में हुआ करता था। ठीक है, तो प्रथम एडी में कुछ विदेशी, कहते हैं फर्स्ट एडी में आपका, फर्स्ट एडी में फिर आपके कुछ विदेशी भारत आए वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने जब वो वहाँ पे विदेशी भारत आए उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए। ठीक है, बहुत वहाँ पे आए, बहुत सारे इन लोग ने डेवलपमेंट किए और उसके बाद ये है कि डेवलपमेंट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड एडी में मौर्योत्तर काल ही आपका चलता रहा। ठीक है, मौर्योत्तर काल इस समय चलता रहा आपका फर्स्ट और सेकेंड एडी में। उसके बाद का जो है वो आपका गुप्त वंश आएगा जहाँ से आपका 3री सदी एडी शुरू होगी। ठीक है, तो अब हम उसको देखेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो पूरा वीडियो देखते रहें। ठीक है, और जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिले आपको पता चल जाए। और आपको ये सारा जानकारी लेने के लिए आपको हमारा फुल वीडियो देखना पड़ेगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप अपने और कलीग्स, फ्रेंड को सबको हमारा वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और हम जितना ज़्यादा हम आपके साथ बढ़ेंगे, आप हमारी ग्रोथ करवाएंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी हम आपको ये मैटर्स दिया करेंगे और आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आ सकेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।